नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार वाला वीडियो ला चुका हूं। साथ ही हम लोग देख चुके हैं छत्तीसगढ़ के जिलों का विभाजन। ठीक, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन की। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यह आपका भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है और इसमें जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, ठीक ना, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक, तो ये जो छत्तीसगढ़ है वो अगर ऐसे लें तो ये कहाँ पर होता है? दक्षिण पूर्वी भाग में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ आपका स्थित है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अक्षांशीय विस्तार मैं बता चुका हूं, उस वाले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। अब जो ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, ठीक, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है उसमें मैं आप लोगों को बताया हूं 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए, अगर प्राकृतिक विभाजन का बात किया जाए तो ये जो छत्तीसगढ़ है भारत के कौन से वाले हिस्से में आता है? ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ये जो भारत है कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है और भारत के मैप में जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है, ठीक, ये भारत का मैप है तो छत्तीसगढ़ वाला भाग यहां पर कुछ है। ठीक, तो ये कहां पर आता है? आपका दक्षिणी भाग में तो आता ही है, साथ में अगर प्राकृतिक रूप से बात किया जाए तो जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रायद्वीप बोलते किसको है? ऐसा भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। तो ये जो भारत है उसका ये पूरा भाग क्या है? आपका समुद्र है और ये इसी के मध्य से होकर जाता है। इसलिए बोल सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के कौन से भाग का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार भाग का हिस्सा है। ठीक, अब प्रायद्वीपीय का मतलब समझ में आ गया होगा। हाँ, अब अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो समुद्र से दूरी है, ठीक ना, वो समुद्र से दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक, समुद्र से दूरी कितना है बोलेगा तो 400 किलोमीटर। जबकि समुद्र तल से ऊंचाई पूछे तो औसतन ऊंचाई कितनी है छत्तीसगढ़ की? तो औसतन ऊंचाई समुद्र तल से ना, समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछे तो कितना है? 500 मीटर। ठीक ना, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक रूप की बात की जाए तो इसका आकार कैसे दिखाई देता है? छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो किसके तरह से दिखाई देता है? आप लोग एक मछली का नाम सुने होंगे, सी हॉर्स बोलते हैं। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, सी हॉर्स। ठीक ना, सी हॉर्स या इसी को क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा। ठीक, समुद्री घोड़ा के आकार का क्या है? छत्तीसगढ़ का जो है आपका नक्शा। ठीक ना, तो इसका प्रारूप कैसे दिखाई देता है? तो समुद्री घोड़े के जैसा दिखाई देता है। ठीक, एक होता है हिप्पोकैम्पस और एक होता है हिप्पोपोटामस। तो छत्तीसगढ़ का जो आकार है वो किसके समान है? तो हिप्पोकैम्पस के समान है। ठीक, अब चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसमें मैं खाली आप लोगों को संभाग दिखाया हूं क्योंकि संभाग से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जिला किस क्षेत्र में लगभग आता होगा। ठीक, अब हाँ, एक बात और, जो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग पर्वत पठारों से घिरा हुआ है। इसके बीच में केवल क्या है? मैदानी भाग है। हम लोग प्राकृतिक विभाजन करेंगे तो उसमें आपको आसानी से पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं प्राकृतिक विभाजन। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पूरा क्षेत्र है उसको 4 प्राकृतिक विभागों में क्या किया गया है? बांटा गया है, या 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक, देखिए पहला जो आता है यहां से आपका लगभग ऐसे, ठीक, यह आपका क्या कहलाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक, देखिए यहां पर आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के आसपास आपका क्या है? मध्य प्रदेश में आपका क्या पड़ता है? बघेलखंड का पठार पड़ता है और उसी का पूर्वी भाग कहां है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा इलाका आपका क्या कहलाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार।
जबकि ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो दो आपका क्या हो गया, प्राकृतिक विभाजन हो चुके हैं। जबकि तीसरा जो आता है वो कुछ यहां से ऐसे करके ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसी को बोल सकते हैं महानदी बेसिन, ठीक। अब देखिए ये महानदी बेसिन का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां उन देखिए ये बेसिन क्या कहलाता है, देखिए महानदी में जहां से भी पानी आएगा, ठीक ना, जितना भी पानी गिरता है, जितना भी बह के आता है, वो आके कहां मिलता है, महानदी में। ऐसा क्षेत्र जिसका पानी आके जिस नदी में मिलता है वो क्षेत्र उस नदी का क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। तो ये पूरा क्षेत्र में महानदी का फ्लो है और महानदी में ही सभी आपके जल स्रोत आके मिलते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, महानदी बेसिन। तो इसमें दो संभाग बेसिकली आएंगे आपका, सॉरी इसमें तीन संभाग बेसिकली आते हैं, कौन कौन सा, रायपुर, दुर्ग और आपका बिलासपुर। जबकि सरगुजा संभाग को दो भाग में बांटे हैं और जो बचा हुआ क्षेत्र है ये क्या कहलाता है आपका, दंडकारण्य का पठार, ठीक। अब ये जो है दंडकारण्य का पठार, अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, महानदी बेसिन। हाँ, यहां पे आप बोल सकते हो सर आप बोले थे कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर आपका क्या है, पठार है, लेकिन आप यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान लिख लिए हो। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान में ये क्षेत्र तो आता है, लेकिन इसका जो ये पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग है, ठीक, ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग जो है ये पूरी तरीके से क्या है आपका उच्च भूमि या फिर पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक। इसलिए इस बेसिन के अंदर का तो आता है, लेकिन ये जो बीच में भाग है वही आपका मैदान है, बाकी आपका क्या है, पठार है और पहाड़ है, ठीक। जबकि ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, दंडकारण्य का पठार। हाँ, इसमें पूछता है, देखिए अगर परसेंटेज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का मैदान आपका 50.34% में है, ठीक। दंडकारण्य जो है 28.89% में है। आपका जसपुर सामरी पाट 4.59% में है और जो बचा है 16.17% क्षेत्र में क्या है आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक विभाजन संपूर्ण होता है इसका। हाँ, अब चलिए हम लोग एक एक विभाग को और अन्य भागों में बांटते हैं, ठीक ना। जैसे ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये भी भौतिक रूप से और कई क्षेत्र में बटा हुआ है, इसको देखते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका औसत ऊंचाई क्या है, इन सभी को जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कहां से, पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में पूरा जानने से, ठीक। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, एक तहसील आता है आपका मोहला मानपुर, उसको छोड़ के ये राजनांदगांव गांव का पार्ट है मोहला मानपुर, इसको छोड़ करके बाकी पूरा तीन संभाग जो है बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये किस में आता है आपका, महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार से। चलिए तो बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार की। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है वो लगभग सरगुजा के 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक। पहला तो आपका आता है कोरिया, दूसरा आता है सूरजपुर, तीसरा आता है बलरामपुर और चौथा आता है आपका सरगुजा, ठीक। इन चारों में आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, ठीक। अब हम लोग बात करें इस क्षेत्र की, ठीक ना, तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्रफल में है, तो 21,863 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक। 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है यहां से यहां तक का, ठीक। अब इसको हम लोग उप विभाग में बांट लेते हैं, ठीक। सिंपल सा है कि ये तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है,
अब इसमें कुछ कुछ हिस्से होंगे इसके, ठीक। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसके 6 हिस्से हैं, ठीक। पूर्वी बघेलखंड के पठार का कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 6 भाग में बांटे हैं, ठीक। पहला तो आपका आता है 6 भाग में बांटते हैं, तो पहला यहां पर आता है एक देवगढ़ का पहाड़ी, ठीक। याद रखिएगा, पहला आपका आता है देवगढ़, देवगढ़ का पहाड़ी, ठीक ना, देवगढ़ की पहाड़ी। और दूसरा यहां पर है एक और पहाड़ी जिसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी, 16 वाला नहीं है ना, दूसरा है आपका रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक। रामगढ़ की पहाड़ी, देखिए पहाड़ वाले और नदी इससे अलग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो यहां पर नाम जान लीजिए कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन कौन सा हिस्सा है, ठीक। तीसरा है आपका छुरी उदयपुर, ठीक, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक। ये 3 पहाड़ी क्षेत्र हैं जो इसमें आते हैं, ठीक। यहां पर है आपका छुरी उदयपुर का पहाड़ी, ये 3 क्षेत्र हैं जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आते हैं। जो चौथा क्षेत्र है, ठीक, यहां से एक नदी निकलती है हसदेव, ठीक ना, तो हसदो नदी, हसदो बोल लो, हसदेव बोल लो, ठीक ना, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। हसदेव बेसिन बोलते हैं, ठीक, हसदेव बेसिन। बेसिन का अर्थ क्या होता है? जितने क्षेत्र का पानी उस नदी में जाएगा वो क्षेत्र उस नदी का क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है, ठीक। तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक हसदो नदी है और इस क्षेत्र का पानी किस में जाता है? हसदो नदी में। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? हसदो बेसिन, ठीक। उसके बाद 5वां जो आता है रिहंद बेसिन, रिहंद बेसिन, ठीक। उसके बाद जो 6वां आता है, देखिए रिहंद यहां से बहता है ऐसा, ठीक। उसके बाद आता है आपका कन्हार, कन्हार बेसिन, ठीक। ये 6 उप विभाग में बटा हुआ है आपका क्या? देखिए कन्हार यहां से निकलता है ऐसे बहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका 6 उप विभाग पूर्वी बघेलखंड के पठार का। अब इसी में पूछता है कि जो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसका औसत ऊंचाई कितना है, ठीक। तो औसत ऊंचाई जो है वो कितना है? औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 300 से 400 मीटर, ठीक। यानी ये जो क्षेत्र है वो समुद्र से कितना ऊंचाई पे स्थित है? तो औसतन 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। याद रखिएगा, इसका औसतन ऊंचाई पूछेगा तो कितना? 300 से 400 मीटर, ठीक। इसी प्रकार इसका ढाल पूछता है, ठीक। पूर्वी बघेलखंड के पठार का वाला जो क्षेत्र है उसका ढाल किस साइड है पूछेगा, तो इसका ढाल कहां है? उत्तर की तरफ, ठीक। ढाल किस साइड है? उत्तर की तरफ, क्योंकि देखिए यहां से जो भी नदी निकलती है, यहां से 3 नदियां निकलती हैं, ठीक। कौन कौन सा? गोपद, बनास और नेउर। उसके बाद ये रिहंद और कन्हार, ये सभी कहां जाता है आपका? यहाँ पे सोनगंगा अपवाह तंत्र है उस पे जाके मिलता है। यानी इसका ढाल इस साइड है, इसीलिए नदी इस साइड बढ़ रहा है, तो इसका ढाल कहां है? उत्तर की तरफ, ठीक। उसके बाद आपको पूछता है, देखिए इसका क्षेत्रफल मैं बता ही चुका हूं, क्षेत्रफल एक बार और लिख लेता हूं, 21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक। हाँ, इसके बाद अपवाह तंत्र, कौन से अपवाह तंत्र का? कौन से अपवाह तंत्र का भाग है बोलता है? तो देखिए यहां से सोनगंगा बहती है और जितनी भी नदियां हैं सभी जाके सोनगंगा मिलती हैं, तो ये सोनगंगा का क्या है? भाग है, ठीक। सोनगंगा पहला है और दूसरा आंशिक रूप से किसका है? आंशिक रूप से महानदी, ठीक ना। क्यों महानदी बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला हसदो नदी आके कहां मिलता है? महानदी में, इसलिए महानदी अपवाह तंत्र का भी ये क्या है? भाग है, ठीक। हाँ, इसमें एक और चीज पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी, हाँ, अब ये पूछता है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? आपका सिंपल सा कौन सा है? देवगढ़। देवगढ़ का चोटी, इसका जो हाइट है 1027 मीटर है, ठीक। अब ये देवगढ़ किस पे स्थित है? तो ये देवगढ़ का पहाड़ी है और कोरिया में है, ठीक। यहीं पे आपका कौन सा पड़ता है? देवगढ़ की पहाड़ी में भी एक चोटी है जिसका नाम है देवगढ़,
और वो कितना है 1027 मीटर है। ठीक, ये हो गया आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, जसपुर सामरी पाट के बारे में। ठीक, चलिए तो देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में। चलिए तो अब देखते हैं जसपुर सामरी पाट को। ठीक, जसपुर सामरी पाट का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक, पहला तो आपका आता है बलरामपुर, दूसरा आता है सरगुजा और तीसरा आता है जसपुर। ठीक, इन्हीं तीनों जिलों में क्या है आपका जसपुर सामरी पाट फैला हुआ है। ठीक, और इसका जो ये क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है आपका, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक, और इसका जो सामान्य ढाल है वो है दक्षिण पूर्व की ओर, क्योंकि यहां से देखेंगे हम लोग आगे ईब नदी निकलती है और वो यहां से बहती हुई नीचे महानदी में मिलती है। ठीक, तो इसका जो ढाल है वो कहाँ है, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक, उसी के साथ अब इसको भी आपका 6 उप विभाग में बांटते हैं। ठीक, पहला तो आता है आपका यहाँ पर एक पाट क्षेत्र आता है, बलरामपुर में 2 है, जसपुर में 2 है और आपका सरगुजा में भी 2 क्षेत्र है। पहला आता है आपका सामरी पाट। अब सामरी पाट की बात की जाए तो यहां पे एक आपका चोटी है गौर लाटा। ठीक, सामरी पाट क्षेत्र में कौन सा है आपका गौर लाटा। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है और इसका जो हाइट है वो है 1225 मीटर। ठीक, याद रखिएगा इसको, यानी सबसे ऊंचा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कौन है, तो सामरी पाट प्रदेश क्षेत्र, और उसमें सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो कौन है आपका गौर लाटा है। ठीक, इसके बाद यहीं पर एक आता है जमीर पाट। ठीक, और इसके बाद ये पाट है। ठीक, उसके बाद यहां पर आता है एक लहसुन पाट। ठीक, ये 3 क्षेत्र में बटा हुआ है क्या आपका जसपुर। ठीक, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद यहां पर आते हैं हम लोग, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, जसपुर। तो यहां पर है जसपुर पाट, और आपका एक आता है पंडरा पाट। ठीक, अब इसमें जसपुर पाट वाला जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है। ठीक, याद रखिएगा ये जो जसपुर पाट वाला क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है इस पूरे आपके भौतिक क्षेत्र का। ठीक ना, या पूरे आपका जसपुर सामरी पाट का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है, जसपुर पाट है। ठीक, उसके बाद यहां पे आता है एक मैन पाट। ठीक, और एक आता है आपका जारंग पाट। ठीक, मैन पाट और जारंग पाट। मैन पाट क्या है, सबसे ठंडा जगह है। ठीक, ठीक ना, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह है। अब देखिए कौन कौन से नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, इसमें कौन कौन सा नदी बेसिन पड़ता है, तो महानदी मुख्य रूप से पड़ेगा और सोनगंगा ऊपर की तरफ पड़ेगा। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना था अपना, 6208 किलोमीटर। ढाल किस साइड है, तो ढाल इसका है आपका दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक, और कितने उप क्षेत्र में, उप विभाग में बांटे हैं, तो 6। ठीक ना, तो पहला आता है आपका कौन से जिला में, बलरामपुर में। ठीक, तो बलरामपुर में कौन कौन सा पड़ता है, जमीर पाट और सामरी पाट। ठीक, जमीर पाट और सामरी पाट। दूसरा आता है आपका सरगुजा में। तो सरगुजा में कौन कौन सा आता है, पहला तो आता है मैन पाट, दूसरा आता है आपका जारंग पाट। ठीक, तीसरा जो क्षेत्र है आपका कौन सा, जसपुर।
तो जसपुर में कौन कौन सा है? तो पहला तो आपका जसपुर पाट, जसपुर पाट, दूसरा है आपका पंडरा पाट। ठीक, ये क्षेत्र आते हैं। ढाल लिख चुका हूं। ठीक, और अपवाह तंत्र में कौन कौन से में शामिल होगा? अपवाह तंत्र कौन कौन सा है? तो महानदी और सोनगंगा। ठीक, यहां से क्योंकि नदी निकलती है वो सोनगंगा में भी जाती है और महानदी में भी निकलती है। ठीक, हाँ, एक और बच गया आपका औसतन ऊंचाई। ठीक, औसतन ऊंचाई का बात करें तो 600 से 700 मीटर सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है छत्तीसगढ़ का। ठीक, औसतन ऊंचाई कितना है? 600 से 700 मीटर। तो ये हो गया आपका कौन सा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की, या छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के उप विभागों की। ठीक, तो इसके बाद अपन लोग आएंगे किसमें? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में या महानदी बेसिन क्षेत्र में। ठीक, चलिए तो देखते हैं महानदी बेसिन क्षेत्र। महानदी बेसिन क्षेत्र के लिए अगला वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे महानदी बेसिन क्षेत्र और दंडकारण्य प्रदेश के बारे में। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अगले 60 दिनों में पूरा छत्तीसगढ़ क्या कर सकें? प्रिपेयर कर सकें और एसीएफ में अच्छा नंबर ला सकें। साथ ही ये आपके मेंस के लिए भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में भी आप इस टाइप का बताते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।